लामबगड़ में बीते दिन हुई तेज बारिश से 50 मीटर सड़क बहने के कारण लामबगड़ में फंसे जैन मुनियों को चमोली पुलिस ने सुरक्षित पार करवाया है। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लामबगड़ में जो जैन मुनि फंसे हुए थे उनको चमोली पुलिस ने रेस्क्यू किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं चमोली से। लामबगड़ में जैन मुनियों को पुलिस ने कैसे रेस्क्यू किया है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 50 मीटर सड़क बह गई, ये खबर लगातार हमने आपको दिखाई लामबगड़ में, और उसके बाद पुलिस ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जैन मुनियों को रेस्क्यू किया है। भारी बारिश से 50 मीटर सड़क बह गई। जैन मुनियों को पुलिस ने कैसे रेस्क्यू किया, ये देखिए आप, इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। जेसीबी मशीन से कैसे सुरक्षित जैन मुनियों को निकाला गया है, इसकी बहुत ही रोचक तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। चमोली के लामबगड़ से हमारे पास देखिए कैसे इन जैन मुनियों को सुरक्षित जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया गया। इधर अमरोहा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे, अभी 24 घंटे सतर्क और लॉकडाउन का पालन कराने वाली पुलिस के थाने में भी कई फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे पुलिस कर्मियों को थाने में आने जाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और शहर की मुख्य सड़कें भी पूरी तरह से तालाब बन चुकी हैं। बारिश के बाद थाने में पानी जमा हो गया। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरोहा की तस्वीरें हैं। शहर की सड़कें भी बदहाल, ये देखिए आप कैसे उनमें पानी भरा हुआ है, और आवागमन में जो दिक्कत पेश आ रही है, ये देखिए, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कैसे कारें गुजर रही हैं, ऐसा लग रहा है तालाब बन गई है सड़क। पुलिस कर्मियों के थाने में आने जाने में मुश्किलें बढ़ गई। ये देखिए कैसे वो आवागमन कर रहे हैं, उनकी दिक्कत का भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पुलिस थाने में ऐसे पानी भरा हुआ है, अमरोहा के थाना ही तालाब बन गया है। तो बारिश के बाद थाने में पानी जमा हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई। आवाजाही में जबरदस्त दिक्कतें आम जन को। और इधर नोएडा में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। जिले में अब तक 20 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई बताई जा रही है। बहुत चिंताजनक स्थिति नोएडा में भी। 20 नए मरीज जिले में अब तक ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। मृत्यु दर बहुत ज्यादा है इस रोग में अब तक जो देखा गया है। तो अभी कोरोना से निजात नहीं मिली, अभी कोरोना के संक्रमण पर काबू भी नहीं पाया गया, और एक नई मुश्किल, एक नई बड़ी चुनौती सामने है। नोएडा में 20 नए मरीज ब्लैक फंगस के, 4 की मौत हो चुकी है इलाज के दौरान। कैसे पार पाएगी व्यवस्था इससे? लोगों को इस नई चुनौती से निपटने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसके इंजेक्शन की किल्लत की भी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले नोएडा में ही इस बात की घोषणा की थी कि एक कमेटी बना दी गई है ब्लैक फंगस
के विषय पर ध्यान रखने के लिए, उसकी चुनौती से निपटने के लिए। लेकिन मामले बढ़ते हुए लखनऊ से, गाजियाबाद से, नोएडा से, कई शहरों से ये मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। 5% ही सिर्फ इसमें सर्वाइवल बताया जा रहा है लोगों का। 20 नए मरीज नोएडा से ही सामने आए हैं। 4 की मौत की खबर आ रही है इलाज के दौरान। और इधर पंजाब के मोगा में मिग 21 लड़ाकू विमान क्रैश कर गया है। प्लेन क्रैश में शहीद हो गया मेरठ का लाल। मेरठ के अभिनव चौधरी इस प्लेन क्रैश में शहीद हो गए हैं। मिग 21 विमान क्रैश हुआ है। ये देखिए आप, मेरठ के लाल अभिनव चौधरी शहीद हो गए इस प्लेन क्रैश में। पंजाब के मोगा में ये क्रैश हुआ मिग 21 लड़ाकू विमान। मिग 21 लड़ाकू विमान पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ और इसमें शहीद हुए मेरठ के अभिनव चौधरी। मेरठ के अभिनव चौधरी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। और बड़ी खबर लखनऊ से, योगी सरकार में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। वर्तमान सत्र का 63% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। गन्ना किसानों को साल 19-20 का 35,898.85 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। पिछले 4 सालों में 1,35,111 करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है। और गन्ना किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार, सीएम योगी के निर्देश कि खेतों में गन्ना रहने तक चीनी मिलें चलती रहें। तो रिकॉर्ड भुगतान हुआ है गन्ना किसानों के मूल्य का, उनके बकाये का। सीएम के निर्देश, खेतों में गन्ना रहने तक चीनी मिलें चलती रहें। गन्ना किसानों के आर्थिक हितों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस रिकॉर्ड भुगतान के बाद सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य वर्कर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इससे पहले कल कोरोना वायरस को लेकर बने हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कामों की सराहना भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल सहित वाराणसी में विभिन्न कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल को हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से शुरू किया गया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जिले में गैर कोविड अस्पतालों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संवाद करेंगे डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से, वाराणसी के जिलाधिकारी से भी बात करेंगे जिसके काम की उन्होंने तारीफ की। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर भी जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देर शाम सीएम लखनऊ कोविड कमांड सेंटर जाएंगे। राजधानी में भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे।
तो देर शाम मुख्यमंत्री लखनऊ वापस लौटकर लखनऊ मंडल में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री लखीमपुर के दौरे पर रहेंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वहां पर वो बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज लखीमपुर खीरी का दौरा करके कोरोना की स्थिति का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वहां पर वो बैठक भी करेंगे। तो आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री सक्रिय, प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण के लिए दौरे भी करेंगे। अधिकारियों से वर्चुअली कनेक्ट भी करेंगे और औचक निरीक्षण भी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद अब वो सेंट्रल यूपी और तराई के क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। देश में लगातार कोरोना के नए केसेस घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,59,551 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 4,209 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है इसी बीच में। और एक दिन में 3,57,295 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। केसेस घटते हुए 2,59,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में। 4,209 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में। फिर से मौत का आंकड़ा बढ़ गया। 4,209 लोगों की जान गई। इसके पहले के 24 घंटों में 3,874 लोगों की ही मौत हुई थी। ये चिंता की बात। मृत्यु दर बढ़ी है। 2 दिन का डिस्चार्ज डेटा है। 3,57,000 लोग डिस्चार्ज हुए। इससे पहले 3,69,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए थे। और वाराणसी में पांव पसार रहा है ब्लैक फंगस। बीएचयू में ब्लैक फंगस से दूसरी मौत की खबर आ रही। अब ब्लैक फंगस से महिला की मौत हो गई। 17 मई को बीएचयू अस्पताल में यह महिला भर्ती हुई थी और इसकी मौत की खबर आ रही है। ब्लैक फंगस से वाराणसी में मौत की खबर। चिंताजनक बात, वाराणसी में भी ब्लैक फंगस की शिकार हो गई महिला। बीएचयू में इलाज चल रहा था। 17 तारीख को भर्ती हुई थी। मौत की खबर आ रही है। तो ब्लैक फंगस एक बड़ी और कठिन चुनौती बन के निकलता हुआ उत्तर प्रदेश में। बड़ी खबर लखनऊ से। इंदिरा नगर में पार्थ श्रीवास्तव की खुदकुशी का मामला है। पार्थ की बहन ने मौत को हत्या बताया है और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्थ ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा, यह कहना है पार्थ की बहन का। सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम लिखे, यह भी उनका कहना है। पार्थ ने मरने से पहले ट्वीट किया था सुसाइड नोट, यह भी उनकी बहन ने बयान दिया है। और मोबाइल पुलिस के पास, तो फिर ट्वीट डिलीट कैसे हुआ, यह सवाल उठाया है पार्थ की बहन ने। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। विवेक, पूरा मामला बताइए। जी देखिए, ये पार्थ श्रीवास्तव इंदिरा नगर का रहने वाला है और बुधवार सुबह इसका शव जो है फंदे से लटका हुआ इसके घर पर ही मिला था। इनके घर वालों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर आकर कुछ चीजें जब्त की थी, मोबाइल भी उसका जब्त कर लिया था। ये परसों तक ये स्थितियां नहीं थी, किसी भी तरह का आरोप उनके परिवार वालों ने नहीं लगाया था। लेकिन जब व्हाट्सएप पर उसकी बहन को, शालिनी को, एक सुसाइड नोट मिला, 3 पन्ने का सुसाइड नोट बताया जा रहा है जिसमें 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये ऑफिस में इन तीनों की प्रताड़ना की वजह से ही उसने खुदकुशी की है। और उसने पार्थ ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें सीएम और कई अधिकारियों को टैग किया था। सूचना विभाग के कई अधिकारी हैं सीनियर, उनको टैग किया था। लेकिन वो ट्वीट रहस्यमय तरीकों से डिलीट हो जाता है उसकी मौत के बाद। तो ये जो मोबाइल पुलिस के पास था, तो ये ट्वीट कैसे डिलीट हुआ, इसको लेकर कल शाम से उसकी सिस्टर ने आरोप लगाने शुरू किए हैं और अपने भाई की जो खुदकुशी है उसको हत्या बताया है। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करे और
एफआईआर दर्ज करे तीनों के खिलाफ, जो तीनों उसके ऑफिस के सीनियर्स हैं और उसमें एक लड़की भी शामिल है। उसका कहना है कि वो एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर का ये कहना है, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं दी है। अगर कोई भी एप्लीकेशन देते हैं एफआईआर के लिए तो उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी वो आरोप लगा रही है शालिनी, और तरह तरह के आरोप लगा रही है, पुलिस पर भी आरोप लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं मिली है, ऐसा पुलिस कमिश्नर का कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो एफआईआर करेंगे और उसकी जांच करेंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है, प्रताड़ना का मामला आया है, कौन सी किस तरह की प्रताड़ना थी, ये सीनियर जूनियर का झगड़ा था, जिस तरह का भी झगड़ा था, अगर उसने किसी प्रताड़ना की वजह से खुदकुशी की है तो आगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी लेकिन किन 3 कर्मचारियों के नाम थे जिस सुसाइड नोट की, कथित सुसाइड नोट की बात कह रही हैं पार्थ की बहन, और उसमें ऐसा क्या है जो संदेहास्पद नजर आता है प्रथम दृष्टया, विवेक? जी, उसमें देखिए पुष्पेंद्र और शैलजा का नाम लिखा हुआ है। एक और नाम है उसके सीनियर का, हालांकि उस सीनियर पे सीधी तरह से आरोप नहीं लगाया है, पर उसका कहना ये है कि पुष्पेंद्र और शैलजा ने उसको प्रताड़ित किया और जो सीनियर व्यक्ति हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के आरोप लगाए हैं। और सुसाइड नोट में बहुत क्लियर नहीं लिखा है, एक सूचना अधिकारी का नाम भी लिखा है, वरिष्ठ सूचना अधिकारी है, सीनियर ऑफिसर हैं, उनका नाम भी लिखा है। उनको कोट किया गया है सुसाइड नोट में कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है और विभाग में इसको कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें सुसाइड नोट में जो भी लिखी है उससे तो प्रथम दृष्टया ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं कि वो प्रताड़ना की वजह से ही उसने खुदकुशी की है। बाकी आगे जब पुलिस इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो कई चीजें सामने आएंगी। ट्वीट कैसे डिलीट हुआ, पुलिस के कब्जे में जब मोबाइल था तो किसने डिलीट किया, ये चीजें भी सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रावस्ती का इन दिनों स्वास्थ्य विभाग बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो गांव-गांव में फैल रहे तेजी से संक्रमण में लापरवाही के चलते, चाहे कोविड के टीके ना लगवाने वालों को लेकर लोगों से विनती करते हुए कहीं नेगेटिव तो कहीं पॉजिटिव तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की लगातार जनता से आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग गांव में लोगों को कोविड टीकाकरण कराने के लिए विनती करता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि लोगों को दौड़ा दौड़ा कर टीकाकरण कराने के लिए अपील भी कर रहा है, जिससे गांव में संक्रमण में कमी आए, क्योंकि अब कोरोना गांव की तरफ अपने पैर पसार चुका है। शहरों से ज्यादा तेजी से गांव में मामले बढ़ रहे हैं। और कौशाम्बी में संक्रमण अब गांव की ओर रुख कर गया है। इसके चलते तमाम ग्रामीण भी संक्रमित होने लगे हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों के खुलने का कोई निश्चित समय नहीं। ग्रामीणों का इलाज भगवान भरोसे है, और ऐसे में जिले के एक गांव अमनी लोकीपुर को सेना की रेड ईगल 3 डिवीजन की टीम ने गोद ले लिया है। अब इस गांव में जिले के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक सेना के अफसरों के दिशा निर्देश में इलाज कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से, आरटी ब्रिगेड की तरफ से 20 गांव को गोद लिया है, तो जो भी यहाँ के लोगों को सुख सुविधा देना हमारा फर्ज बनता है। इस वजह से यहाँ आए हैं अभी कोविड के दौरान। देख रेख पूरे का रजिस्ट्रेशन गांव का, नेक्स्ट जो भी 18+ का रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और ओवर 45 का रहा उसका वैक्सीनेशन में साथ में यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ कर रहे हैं। फिर मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों को नॉर्मल भी तकलीफ हो, बुखार हो, उसको चेकअप करके बीपी शुगर इनका मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं।